जय हिंद साथियों, के मैथ इंस्टीट्यूट में आप सबका स्वागत है। और बताइए आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे, अपनी तैयारी को भी और अच्छे से कर रहे होंगे। आज तक हम लोगों ने 50 प्रैक्टिस सेट किए हैं और बेहतर ढंग से किए हैं। आप लोगों ने भी अच्छे से किया होगा, अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर किया होगा और अपनी तैयारी को और अच्छा किया होगा। तो जो हमने 50 प्रैक्टिस सेट किए हैं उनमें मैंने आप लोगों से उन्हीं क्वेश्चनों को करवाया है जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, उन्हीं से रिलेटेड आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे। आज हम 51 नंबर प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखना क्या कहलाता है। प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखना क्या कहलाता है। क्या वर्ण संयोजन कहलाएगा, वर्ण विच्छेद, वर्ण संधि या संधि विच्छेद कहलाता है। प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखना, जो वर्तनी है वो सभी वर्ण उसी क्रम में हो लेकिन उनको अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है। वर्ण संयोजन, वर्ण विच्छेद, संधि या संधि विच्छेद। वर्ण संयोजन, वो वर्णों को अगर जोड़ना हो, एक साथ उनको एक क्रम में सजाना हो तो वर्ण संयोजन होता है। वर्ण को अलग अलग रखना हो तो वर्ण विच्छेद कहलाता है। संधि, दो वर्णों का जब मेल किया जाता है तो वो संधि होती है, जब उनको अलग अलग कर दिया जाता है तो संधि विच्छेद होता है। लेकिन उसी क्रम में अलग अलग दिखाना है तो हमारा कहलाएगा वर्ण विच्छेद। सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग रखा जाए वो कहलाता है वर्ण विच्छेद। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है। हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है या समूहवाचक है। हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है। हिमालय व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है या समूहवाचक है। समूह की बात की जाए तो समूहवाचक संज्ञा होती है। भावनाओं से जुड़ा हो, जो भाव दिखाए, गुण धर्म, तो वो भाववाचक संज्ञा है। जिस किसी एक से पूरी जाति का बोध हो जाए तो जातिवाचक संज्ञा है। हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि हिमालय सिर्फ एक ही है जो एक ही व्यक्ति को संबोधित करे, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। तो हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है। इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जो, सो, कोई या कौन। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है, जो, सो, कोई या कौन। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिसको हम व्यक्त करने के लिए प्रश्नवाचक सर्वनाम हमारा होगा कौन। प्रश्नवाचक सर्वनाम है हमारा कौन। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, 25, 30, 20 या 35। स्पर्श व्यंजन, सभी वर्गीय व्यंजनों को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 25। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। हमारे जितने भी वर्गीय व्यंजन हैं उनको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो वर्गीय व्यंजन हमारे कौन से हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये हमारे वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं। तो इन वर्गीय व्यंजनों की संख्या 25 होती है। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होगी, 25। अगला क्वेश्चन है हमारा, शोक करना। शोक करना के लिए मुहावरा है। शोक करना, इसके लिए मुहावरा क्या होगा। सिर भारी होना, सिर चढ़ाना, सिर पीटना या सिर पर सवार होना। शोक करना के लिए मुहावरा है, शोक करना, इसके लिए मुहावरा क्या है, सिर भारी होना, सिर चढ़ाना, सिर पीटना या सिर पर सवार होना। शोक करना, शोक करना का मतलब है सिर पीटना। शोक करना का मतलब क्या होता है, सिर पीटना। शोक करना का मतलब होता है सिर को पीटना। अगला क्वेश्चन है हमारा, भुर्जा का संधि विच्छेद है। भुर्जा का संधि विच्छेद क्या होगा, भुज प्लस रा या भू प्लस ऊर्जा, भू प्लस ऊर्जा
या भुज प्लस रा। भूर्जा का संधि विच्छेद होगा। दो वर्णों का विच्छेद, शब्दों का जब हम विच्छेद करते हैं तो विच्छेद से जो हमारे दो वर्ण अलग अलग होते हैं उन शब्दों के जो अर्थ हैं और जो संधि वाला अर्थ है दोनों का अर्थ सेम होना चाहिए। तो भू ऊर्जा, भू का मतलब होता है भूमि और ऊर्जा का मतलब होता है शक्ति। तो इन संधि शब्दों का अगर हम विच्छेद करें तो जो अर्थ संधि युक्त शब्द का होता है वही अर्थ संधि विच्छेद शब्दों का होना चाहिए। तो भुज प्लस रा, भू प्लस ऊर्जा या भू प्लस ऊर्जा या फिर भुज प्लस रा। तो भूर्जा का संधि विच्छेद हमारा होगा भू प्लस ऊर्जा। भूर्जा का संधि विच्छेद होगा भू प्लस ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्तुत्य का विलोम है। स्तुत्य का विलोम क्या होगा? व्यास, हास, हेय या हानि। स्तुत्य का विलोम हमारा हो जाएगा हेय। स्तुत्य का विलोम है हेय। खगेश का पर्यायवाची है। खगेश का पर्यायवाची क्या है? वासुदेव, वाक, विधु या वैनतेय। खगेश का पर्यायवाची क्या होगा? तो हमारा खगेश का पर्यायवाची होता है वैनतेय। खगेश का पर्यायवाची होगा वैनतेय। वासुदेव कृष्ण का होता है। वाक, वाक मिस होता है बगुला। विधु, विधु मिस होता है चंद्रमा। तो खगेश का पर्यायवाची होगा वैनतेय। निम्न में कौन सा शब्द अनेकार्थक है? इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जिसके कई अर्थ हों? अभिमान, आयु, अधिक या अर्थ। अभिमान, आयु, अधिक या अर्थ, इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो अनेकार्थक है? अभिमान, आयु या अधिक। इन शब्दों से एक ही अर्थ का बोध होता है, लेकिन अर्थ जो है ये अनेकार्थक शब्द है। इसको हम किसी शब्दों के साथ जोड़कर उसका नया अर्थ निकाल लेते हैं। तो अनेकार्थक शब्द हमारा है अर्थ। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? अधिकार, अनुसरण, अध्ययन या आगामी। अधिकार, अनुसरण, अध्ययन या आगामी, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? आगामी, आगामी का होता है आगामी। आगामी का होता है आगामी। अध्ययन, तो शुद्ध शब्द हमारा है अध्ययन। अगला क्वेश्चन है हमारा, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया में विशेषण है। इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक या सार्वनामिक। जो सर्वनाम की विशेषता बताए वो सार्वनामिक विशेषण होता है। जो गुण की विशेषता बताए, जो उसमें जो गुण है या गुणवत्ता है उसकी बात करें तो गुणवाचक। संख्या का बोध कराए तो संख्यावाचक विशेषण होता है। किसी चीज की मात्रा का बोध कराए तो परिमाणवाचक होता है। तो मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया। दूध की विशेषता बता रहा है कि दूध कितना पिया उन्होंने? आधा लीटर पी लिया। तो दूध की मात्रा का बोध हो रहा है तो ये होगा परिमाणवाचक विशेषण। जब किसी वाक्य में मात्रा के बारे में बताए कि उस चीज की मात्रा कितनी है, ज्यादा है, कम है, तो वहां परिमाणवाचक विशेषण होता है। अतः शब्द का समानार्थी है। अतः शब्द का समानार्थी क्या है? अन्यथा, अतएव, परिणामता या अस्तु। अतः शब्द का समानार्थी होता है। अतः का मतलब होता है खत्म लेकिन शुरू। तो अतः का समानार्थी क्या होगा? अन्यथा। अन्यथा अगर कहते हैं तो अन्यथा का मतलब हो जाता है उसके अलावा। अतएव, इसके अलावा। परिमाणतः या अस्तु है। तो अतः का समानार्थी होता है परिणामतः। अतः का समानार्थी होता है परिणामतः। अगला क्वेश्चन है हमारा, वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं। कर्ता, संप्रदान, अपादान या अधिकरण। अधिकरण,
जब वाक्य में अधिकार जताया जाए या उसके बारे में संपूर्ण जानकारी ली जाए तो वो अधिकरण होता है अपादान। जब अलगाव हो, वाक्य में किसी दूसरे से किसी एक का अलगाव हो रहा है तो अपादान। जब किसी के लिए कुछ किया जाए या किसी को कुछ दिया जाए तो संप्रदान होता है। कर्ता, जब क्रिया कर्ता के अनुसार हो और उसमें कर्ता जो है वो पूर्ण रूप से निर्देशित हो तो वो कर्ता कारक है। लेकिन वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं, से कारक चिन्ह हमारा है, अपादान का भी है और करण का है। लेकिन अगर दो शब्दों को जोड़ने का काम करे तो करण होता है, और अगर अलगाव के रूप में प्रयोग किया जाए तो अपादान। वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं तो वृक्ष से पत्ता अलग हो रहा है, यहाँ होगा अपादान कारक। वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं, इस वाक्य में है अपादान। खेत का सही तत्सम शब्द चुनिए। खेत का सही तत्सम शब्द क्या होगा? खलिहान, क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। खेत का तत्सम शब्द होगा खलिहान, देसी भाषा है। क्षेत्र, खेत का सही तत्सम शब्द होगा क्षेत्र। खेत का तत्सम शब्द होता है क्षेत्र। घोटक का तद्भव है। घोटक का तद्भव क्या होगा? गधा, घोड़ा, घड़ा या इनमें से कोई नहीं। घोटक, घोटक का मतलब होता है घोड़ा। घोटक का मतलब होता है घोड़ा, तो घोटक का तद्भव होगा घोड़ा। अगला क्वेश्चन है हमारा, विचार में इक प्रत्यय लगने से बनता शब्द। विचार में अगर हम इक प्रत्यय जोड़ देते हैं तो नया शब्द हमारा क्या होगा? वैचारिक, विचारिक, विचारक या वैचारिक। विचार में इक प्रत्यय से लगने, इक प्रत्यय लगाने से जो नया शब्द बनेगा वो कौन सा होगा? वैचारिक, विचारिक, विचारक या वैचारिक। तो विचार में अगर हम इक प्रत्यय लगाते हैं तो हमारा शब्द बनता है वैचारिक। विचार में इक प्रत्यय से लगने वाला शब्द है वैचारिक। शुद्ध वाक्य पहचानिए। इन वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? मेरी 5 बहनें और एक भाई है। 5 बहनें, 5 बहनें एक भाई है। मेरी 5 बहनें एक भाई हैं। मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं। मेरी एक भाई और 5 बहनें हैं। मेरी एक भाई और 5 बहनें हैं। मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं। मेरी 5 बहनें और एक भाई हैं, या मेरी 5 बहनें और एक भाई है। तो हमारा इनमें से शुद्ध वाक्य होगा मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं। मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं। विभु का पर्यायवाची है। विभु का पर्यायवाची कौन सा है? सर्वव्यापक, नित्य, ब्रह्मा, आत्मा, महान, ईश्वर, चिरस्थायी या दृढ़। विभु का पर्यायवाची क्या है? विभु का पर्यायवाची, विभु का अर्थ होता है फैलाव, तो विभु का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? सर्वव्यापक और नित्य। जो नित्य प्रतिदिन कोई कार्य किया जा रहा हो, या सर्वव्यापक जिसका फैलाव विस्तारित हो, तो विभु का पर्यायवाची होगा सर्वव्यापक और नित्य। व्यास का विलोम शब्द है। व्यास का विलोम क्या होगा? समास, संश्लेषण, संक्षेप या लघु। व्यास, व्यास का मतलब होता है विस्तार, तो व्यास का विलोम क्या हो जाएगा? समास, संश्लेषण, संक्षेप या लघु। तो व्यास का विलोम हो जाएगा समास। समास का संक्षेप में अर्थ होता है संक्षेप, मतलब किसी विस्तारित बात को छोटे शब्दों में व्यक्त करना, तो व्यास का विलोम हो जाएगा समास। छक्का पंजा करना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? छक्का पंजा करना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? झगड़ा लगाना, ओछी हरकतें से कार्य सिद्ध करना या चापलूसी करना, नारदगिरी करना। नारदगिरी करना, बात इधर उधर करना, चापलूसी करना, ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना या झगड़ा लगाना। छक्का पंजा करना, इस मुहावरे का अर्थ होता है ओछी हरकत से कार्य
सिद्ध करना, ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना। सच्छास्त्र, सच्छास्त्र का समुचित संधि विच्छेद होगा। सच्छास्त्र का हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? सच प्लस छास्त्र या सत प्लस शास्त्र, सत प्लस छास्त्र या सच प्लस शास्त्र। सच्छास्त्र में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। सच्छास्त्र में व्यंजन संधि है और व्यंजन संधि में सच्छास्त्र का संधि विच्छेद होगा सत प्लस शास्त्र, सत प्लस शास्त्र। त के बाद यदि तालव्य श आया हो तो वो छ में बदल जाता है और त च में बदल जाता है। व्यंजन संधि में त के बाद यदि तालव्य श आया हो तो तालव्य श जो हमारा है वो छ में बदल जाता है और त च में बदल जाता है। तो सच्छास्त्र का संधि विच्छेद होगा सत प्लस शास्त्र। निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में सामान्यतः नहीं बोली जाती है? इनमें से कौन सी बोली ऐसी है जो उत्तर प्रदेश में सामान्यतः नहीं बोली जाती है? अवधी, ब्रज, मैथिली, खड़ी बोली। इनमें से कौन सी बोली ऐसी है जो उत्तर प्रदेश में न बोली जाती हो? अवधी, ब्रज, मैथिली या खड़ी बोली। तो हमारी उत्तर प्रदेश में न बोली जाने वाली बोली है मैथिली। मैथिली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। कबीरदास भक्ति काल की किस धारा के कवि थे? कबीरदास भक्ति काल के किस धारा के कवि थे? संत काव्य धारा, प्रेम काव्य धारा, राम काव्य धारा या कृष्ण काव्य धारा। कबीरदास भक्ति काल के किस धारा के कवि थे? तो कबीरदास संत काव्य धारा के कवि थे। कबीरदास संत काव्य धारा के कवि थे। निम्न में सर्वनाम शब्द है, इनमें से सर्वनाम शब्द कौन सा है? दान, भजन, कुछ या पढ़ना। पढ़ना हमारा क्रिया है, भजन, दान भी क्रिया है, भजन कर्म है, भजन करना। तो इनमें से सर्वनाम शब्द हमारा है कुछ। सर्वनाम शब्द कौन सा है? कुछ। शुद्ध शब्द कौन सा है? इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? चिन्ह, कृपया, दवाइयाँ या निर्भर। शुद्ध शब्द हमारा है निर्भर। शुद्ध शब्द है निर्भर। चिन्ह का शुद्ध शब्द होता है चिन्ह। चिन्ह हमारा ऐसे लिखते हैं हम। कृपया नहीं कृपया होता है। कृपया नहीं कृपया होता है। दवाइयाँ में जो हमारी बड़ी ई है वो छोटी ई होती है, दवाइयाँ। तो शुद्ध शब्द हमारा है निर्भर। जो क्वेश्चन मैंने आपसे करवाए हैं यही सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, क्योंकि इन्हीं बेस पे जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। टॉपिक जो भी हो क्वेश्चन सबसे आते हैं, चाहे वो टॉपिक छोटे हो या बड़े हो। तो आप लोग अपने प्रैक्टिस को और बेहतर कीजिए, खुद को बेहतर बनाते रहिए। आपके एग्जाम भी अब नजदीक आ गए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस में। आज के लिए आप सभी को धन्यवाद।